बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री क्लाडियो रैक्नेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की है। बता दें आपको कि इस अवसर पर राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहाँ के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए यदि स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी देहरादून के पुरकुला गांव में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि इसी विषय को लेकर सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि जिसमें धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सैन्य धाम राज्य के उन वीर सपूतों की कहानी को बयान करेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया था और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सैन्य धाम को दिव्य और भव्य बनाया जा सकेगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए पांचवा धाम हो और वह उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सके। पहले के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है। सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे 4 धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर स्टेडियम के पास ही 37 एकड़ भूमि का भी निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे और इस लिहाज से स्टेडियम की तैयारी देखी गई है। साथ ही ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, लिहाजा अभी 37 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता खेल यूनिवर्सिटी के लिए होगी, इसीलिए स्थलीय निरीक्षण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट सहित खेलों के स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं, जिनको कार्य करने वाली संस्था द्वारा आने वाले अक्टूबर या नवंबर में विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखिए, आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं, उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि
इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है, और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें करनी। मसूरी जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने माल रोड के सुधारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे पहले जिलाधिकारी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग का निरीक्षण किया और वहां बह रहे सीवर और सड़क की दुर्दशा पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाए। साथ ही पर्यटक सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें आपको कि इन दिनों मसूरी में माल रोड के सुधारीकरण का कार्य चल रहा है और मई जून के महीने में पर्यटक सीजन चरम पर रहता है, जिसके चलते देश विदेश के पर्यटक यहां पर आते हैं। इसी को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा है कि माल रोड के सुधारीकरण का कार्य तय समय पर पूरा किया जाएगा। कुछ तकनीकी कारणों से कार्य में विलंब हुआ है, लेकिन अब पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। नहीं, 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक कीजिए। मैडम, कहीं ना कहीं विभागों की तालमेल की कमी दिखाई दे रही है, मेनली क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं और रोड जो है वो बहुत पुरानी है और समय समय पे यहाँ पे यूटिलिटीज़ अलग अलग विभाग ने डाली है। वहीं रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डीएम हरिद्वार, SSP हरिद्वार ने लोगों की समस्याओं को सुना और तहसील दिवस कार्यक्रम में करीब 46 शिकायतें आई, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में डीएम, SSP, SP देहात समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुछ दिनों पहले प्रेमनगर में आए सनसनीखेज मामले में आसपास के इलाके में भय का माहौल बना दिया था। 75 वर्षीय महिला की हत्या कर फरार अपराधी को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त मृतक महिला से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन बार बार महिला के मना करने पर आक्रोश में आकर अभियुक्त पंकज ने चाकू से गला रेतकर महिला की हत्या कर दी थी। प्रदेश में जनता की समस्याओं और सामाजिक मुद्दे उठाने वाले स्वराज सेवा दल ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना देकर कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बड़ी तादाद में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग की जा रही है। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पौड़ी जिले के रिखणीखाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते घटना के बाद ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इस बाघ को मारने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस घटना को गंभीर बताते हुए बताया है कि इस संबंध में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रात्रि में क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगाने का भी आदेश जारी कर दिया गया। जिलाधिकारी के कर्फ्यू लगाने के आदेश का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मामले में पौड़ी के DFO स्पनिल नाथ जानकारी देते हुए बताया है कि जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है उस क्षेत्र में विभाग द्वारा पिंजरे लगाने की कार्रवाई करने के साथ साथ कर्मचारियों ने गश्त भी बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने जानकारी देते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारी हो गई है और अंतिम दिन तक हम लगातार इस
प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। शुरुआती दिनों में लग रहा था कि पिछले साल की तुलना में कम श्रद्धालु आएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अब तक 13 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में चूँकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आएँ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चार धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर देहरादून को एक नए रूप में ढालने की कोशिश कर रही है। देहरादून की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में देहरादून में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पर आम लोगों का जीवन भी अब बदल चुका है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो इस लिस्ट में भी देहरादून को आने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन पिछले 2 सालों की बात करें तो देहरादून ने स्वच्छता सर्वेक्षण में काफी लंबी छलांग लगाई है और इसी को लेकर एक बार फिर से देहरादून में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा नया अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि हम बहुत तेजी से इस सर्वेक्षण में आगे बढ़ रहे हैं और अब आम लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। देहरादून को स्वच्छ बनाने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी हम और आगे इस सर्वेक्षण में बढ़ जाएंगे। कि स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब से ये प्रारंभ हुआ है और हमारा प्रयास है कि शहर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शहर में सफाई व्यवस्था, हर वार्ड में जो है सफाई व्यवस्था को फोकस किया गया है और इसके लिए जो है हमने चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे हमने वॉल पेंटिंग कराई हो, चाहे लोगों को जागरूक करने का काम किया हो, चाहे जितनी हमारी वेलफेयर सोसाइटियां हैं उनको भी हमने नगर निगम में बुलाकर उनको सम्मानित भी किया है और उनसे अनुरोध भी किया है कि लोगों को जो है सफाई के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना है। और तमाम जितनी हमारी वेलफेयर सोसाइटियां हैं, देहरादून के जो है स्कूल हैं, देहरादून के जो है हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, व्यापारी बंधु हैं, सबसे अनुरोध किया है। वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित रुड़की तहसील में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने चकबंदी विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि किसी व्यक्ति के द्वारा चकबंदी विभाग के कर्मचारी के विजिलेंस से शिकायत की गई थी और ऐसे में शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने कर्मचारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके बाद तहसील में कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल विजिलेंस की टीम तहसील में ही मौजूद है और पकड़े गए कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में जीएसटी विभाग ने डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में छापेमारी की। क्षेत्र में जीएसटी विभाग की 8 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। बता दें कि लगभग 1 महीने पहले भी बड़े स्तर पर जसपुर क्षेत्र में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की गई थी। एक बार फिर से औचक कार्रवाई से व्यापारियों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद जहां यूपी अलर्ट पर है, तो वहीं भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस और बॉर्डर पर तैनात एसएसबी द्वारा लगातार भारत नेपाल सीमा पर गश्त दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आने जाने वाले लोगों की भी सघनता से चेकिंग की जा रही है। खटीमा सीओ वीर सिंह ने बताया है कि भारत नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, जिस कारण ये काफी ज्यादा संवेदनशील है, जिसके चलते पुलिस द्वारा समय समय पर बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के साथ मिलकर भारत नेपाल सीमा पर गश्त की जाती है।
खुला बॉर्डर होने के कारण कभी कभी अवांछनीय तत्व भारत में नेपाल की सीमा से प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए गश्त की जा रही है। साथ ही हर आने जाने वाले व्यक्ति की भी पुलिस और एसएसबी द्वारा चेकिंग की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की ही नहीं बल्कि जलीय जीवों की भी गणना की जाती है। एक बार फिर से कॉर्बेट पार्क में जलीय जीवों की गणना संपन्न हो गई है। इस बार इनकी संख्या में कॉर्बेट प्रशासन ने बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क में जलीय जीवों की संख्या भी पाई जाती है। जलीय जीव की मौजूदगी क्षेत्र में अच्छे पर्यावरण की पहचान मानी जाती है। कॉर्बेट पार्क से होकर गुजरने वाली रामगंगा नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव की मौजूदगी है। 2008 में कॉर्बेट पार्क में 50 मगरमच्छ थे, लेकिन 2020 में मगरमच्छों की संख्या में बढ़ोतरी होकर 145 हो गई। वहीं घड़ियाल की बात करें तो 2008 में 109 थे, जो 2020 की गणना में घटकर 75 रह गए। उदबिलाव 2008 में 74 आके गए थे, जो कि 2020 की गणना में बढ़कर 133 हो गए। बता दें कि 50 से ज्यादा कर्मचारियों की मदद से 3 दिनों तक इनकी गणना का कार्य किया होगा। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना की गई है। इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग आयोजित की गई है और 3 दिन का ये कार्यक्रम चला था। मार्च के दौरान में गणना की गई है। अभी इनके आंकड़ों का एनालिसिस का काम किया जा रहा है। जल्दी इससे रिलेटेड जो भी आंकड़े आएंगे वो सबके सामने होंगे। पूर्व में 2022 में इनकी गणना हुई है। इसमें क्रोकोडाइल्स हमारे पास लगभग 165 क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल 96 हैं और 145 ऑटर्स पाए गए। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 17 तारीख शाम से प्रदेश में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख की शाम से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के साथ ही तेज हवाओं के चलने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं 20 और 21 तारीख को पहाड़ से लेकर मैदान तक तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान है। दूसरी तरफ किसानों की भी फसल पकने को तैयार है। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी अगर सच साबित हुई तो किसानों को फसलों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने हिदायत के तौर पर कहा है कि जिनकी फसल पकने को तैयार है वे जल्द से जल्द फसलें काट लें। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालक भी अपने भेड़ बकरियों और पशुओं की सुरक्षा इन 2-3 दिनों में रखें ताकि बिजली गिरने जैसी घटना होने से आपके पशुओं को नुकसान न पहुंचे। तापमान करीब जो है 2 से 3 डिग्री तक सामान्य से ऊपर चल रहे हैं कुछ जगहों में। तो ये जो स्थिति है कल तक तो रहेगी आपकी, लेकिन कल शाम रात से जो मौसम है वो बदलाव आने वाला है। अच्छी बारिश है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में 2-3 दिन आगे मिलने वाली है। तो कल शाम रात से शुरुआत हो जाएगी। अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में कल शाम रात से ही हो जाएंगी एक्टिविटीज़, हल्की से मध्यम। लेकिन बाकी जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें कल मैं कहूँगा कि जो है लाइट एक्टिविटी कुछ जगहों में रहेगी और कुमाऊं रीजन में एकादुका जगहों में। लेकिन जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को भी देखेंगे तो ये तीनों दिन जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में 19-20 में मिल जाएगी और अनेक जगहों तक में 21 तारीख में भी मिलने वाली है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।